ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है भाई हीटिंग कर्व की। बच्चों यहां पर लिखा हुआ है आपके पास कि हीटिंग कर्व फॉर वाटर। अब इससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास बच्चों जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास कितना होता है भाई? वो हमारे पास होता है 100 डिग्री। और अगर मैं बात करूं कि वाटर का जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो मेरे पास होता है 0 डिग्री। ठीक है भाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हीटिंग कर्व फॉर वाटर। यहाँ पर वाटर से मुराद है प्योर वाटर बच्चों। क्या मुराद है वाटर का? यहाँ पर प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या है कि भाई उसके अंदर कोई भी और चीज ऐड नहीं की गई, मिक्स नहीं की गई। ठीक है भाई। अच्छा, अब हीटिंग कर्व के अंदर बच्चों आपको दो चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको दो एक्सिस दिख रहे होंगे। एक हमारे पास वाई एक्सिस है और एक हमारे पास बच्चों है एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास आपको हीटिंग कर्व के अंदर दो सेक्शंस दिख रहे होंगे। वो दो सेक्शन कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारे पास ये वाला सेक्शन है, ये देख सकते हो बच्चों। ये हमारे पास फ्लैट सेक्शन है। ठीक है भाई। और दूसरा सेक्शन जो है ना हमारे पास वो ये है। जो कि हमारे पास स्लोप सेक्शन है। तो हमारे पास दो सेक्शन है, एक फ्लैट और एक स्लोप। तो इनका काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं कि भाई स्लोपिंग सेक्शन जो है उसका काम क्या है हमारे पास। एक्नॉलेज करो उसको। अफान एंड अरमीन, बच्चों एक्नॉलेज करना कि मेरी आवाज सही आ रही है और स्क्रीन वगैरह। थोड़ी बहुत लैगिंग आ रही है वॉइस के अंदर। अच्छा, अफान बाकी स्क्रीन तो सही है ना? यस। अफान तुम्हारा क्या सीन है, तुम्हें सही आ रही है मेरी आवाज? सर थोड़ी सी ग्लिच हो रही है। अब सही है सर। सर स्क्रीन अब सही है ना? बस प्रेजेंट सही नहीं है, हो रही सही है। थी अभी। पहले या अभी? सर वापस से ग्लिच हो रही। एक मिनट तो सर, मैं ये इंटरनेट का क्या करूं? पता है अभी हुआ क्या सीन है कि सारे टीचर्स की यही कह रहे हैं कि भाई इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है। अब क्या करे बंदा यार, अच्छे से अच्छा नेट लगवा लिया हमने तो, लेकिन वही मसले मसाइल आ रहे हैं सारे। रुको, इसको मैं थोड़ा सा, दरअसल मेरा कमरा भी ना दूर है उससे, क्या नाम है, डिवाइस से, तो थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम होता है। खैर, अब नहीं होगा आई होप। अच्छा भाई, स्लोपिंग सेक्शन बच्चों दो सेक्शंस होते हैं हमारे पास। एक स्लोपिंग सेक्शन है हमारा और एक हमारा है फ्लैट सेक्शन। स्लोपिंग सेक्शन में क्या सीन होता है ये देखो कि स्लोपिंग सेक्शन हमें बताता क्या है। इट टेल्स अस द इंक्रीज इन टेम्परेचर
ठीक है भाई, क्या बताता है? तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके साथ साथ पता है अब नहीं। हमारे पास, कुछ कह रहे हो कौन? नो सर। अच्छा, तो माइक बंद कर लो, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास स्लोपिंग सेक्शन में तुम लोग एक चीज देखते हो बच्चों, आई होप तुम लोगों को ग्राफ पढ़ने आते होंगे। तो स्लोपिंग सेक्शन में देखो कि तुम्हारे जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं जैसे तुम्हारी स्लोप बढ़ती जा रही है, ठीक है भाई। तो तुम्हारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है भाई? स्लोपिंग सेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो तुम्हें पता है भाई क्या होता है, हमारे पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, ठीक है भाई, ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। नेक्स्ट, दूसरे जो हमारे पास जो सेक्शन था वो क्या था? वो है हमारे पास फ्लैट है, ठीक है। अच्छा, फ्लैट सेक्शन का सीन है समझो बच्चों। फ्लैट सेक्शन में तुम एक चीज नोट करोगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो फ्लैट सेक्शन है वाला देख लो, या हमारे पास जो है 100 डिग्री वाला है, तो हमारे पास इसमें क्या हुआ है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, और देख सकते हो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है? इसकी एक वजह कि हम होता है कि भी हमारे पास जो याद रखना कि फ्लैट सेक्शन जो है हमारा, उससे हमारी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। फ्लैट सेक्शन के लिए स्टेट चेंज हो रही होती है, तो स्टेट चेंज करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं भाई? हीट एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बीच के उनको बॉन्ड तोड़ने होते हैं। तो याद रखो हमारे पास फ्लैट सेक्शन पे क्या हो रहा है? फ्लैट सेक्शन पे हमारे पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दी फ्लैट सेक्शन, और फ्लैट सेक्शन पे तुम्हारे पास क्या हो रही होती है? स्टेट चेंज हो रही होती है। तो इसमें एक बात लिख लो, ऑन दी फ्लैट सेक्शन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है भाई। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग स्टेट चेंज, बिकॉज एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। बच्चों अगर तुम लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई भी चीज अगर सॉलिड, सपोज कर लो कि सॉलिड है हमारे पास, हमारे पास सॉलिड है बच्चों, और अगर सॉलिड को बच्चों मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सॉलिड के पार्टिकल के बीच में क्या होती है भाई? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है भाई।
उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ओवरकम करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम पता है क्या होता है, बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम क्या है, बॉन्ड है भाई, ठीक है। अच्छा, याद रखो, जब भी तुम्हारे पास बॉन्ड टूटेगा तो वो किसकी मदद से टूटेगा, वो एनर्जी की मदद से टूटेगा, मतलब हीट एनर्जी की वजह से वो टूटेगा। तो ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से तुम्हारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारी एनर्जी लग रही होती है वो कहाँ लग रही होती है, बॉन्ड तोड़ने में लग रही होती है, ठीक है भाई। तो याद रखो कि फ्लैट सेक्शन में तुम्हारे पास स्टेट चेंज हो रही है, जब भी वहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं, और बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कहाँ लग रही है, वो तुम्हारी लग रही है, सॉरी मैंने क्या बोला, बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसकी वजह से तुम्हारे पास जो है कांस्टेंट टेम्परेचर रह रहा है, इसलिए टेम्परेचर तुम्हारे पास राइज नहीं कर रहा। ठीक है भाई, ये दो चीजें। अब मजीद चलते हैं हम लोग ग्राफ पे। ये देखो भाई बच्चों, हमारे पास वाटर की एग्जांपल हम लोगों ने इस्तेमाल की थी। तो ये देखो वाटर का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद हो कि वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 100 होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी आपके पास वाटर का 100 होता है भाई। ओ सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 0 होता है। बॉइलिंग पॉइंट 100, मेल्टिंग पॉइंट 0 और फ्रीजिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होता है, 0 होता है वाटर का। अब यहां पर तुमने एक चीज देखो कि हमारे पास कूलिंग कर्व स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से। मतलब ये 0 डिग्री के भी नीचे है, 0 डिग्री के भी नीचे है ये चीज। तो 0 डिग्री जो है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी है वाटर का, उससे नीचे हम लोग सब। अब भाई सपोज ये करो कि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हैं, तो वाटर की स्टेट हमारे पास क्या होनी चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे में। हाँ भाई बच्चों, क्या होनी चाहिए वाटर की स्टेट। Solid. अच्छा भाई अफान, तुम क्या कहते हो। सॉलिड। ठीक है भाई, सब इससे मुत्तफिक हैं कि भाई हमारे पास अगर फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोग नीचे हैं तो हमारे पास बच्चों जो स्टेट है वो सॉलिड होनी चाहिए। अच्छा मैं इसको ना ब्रेक कर देता हूँ पूरे, उसको मैं सेक्शन बना देता हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ए टिल बी क्या हो रहा है, सॉरी मतलब वाटर की क्या स्टेट है, तो तुम लोग बोल लोगे भाई फौरन कि सर यहाँ पर तो हमारे पास सॉलिड है। नेक्स्ट, अब मैं आता हूं बी टू सी में। बी टू सी में बच्चों एक चीज नोट करो कि तुम्हारे पास फ्लैट सेक्शन है, और अभी मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि भाई फ्लैट सेक्शन कहाँ यूज होता है, फ्लैट सेक्शन में क्या हो रहा होता है, मतलब ये मेरा मतलब है। तो फ्लैट सेक्शन में तुम्हारे पास स्टेट चेंज हो रही होती है। मेल्टिंग Yes. पॉइंट जो है, Yes. मेल्टिंग पॉइंट जो है तुम्हारे पास, उसमें जो 0 डिग्री है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी तुम्हारे पास 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि भाई बी और सी पे जो सेक्शन है उस पे क्या हो रहा है, उस पे क्या स्टेट है वाटर की। तो हमारे पास बी सी पे स्टेट चेंज हो रही है बच्चों, याद रखना, स्टेट चेंज हुई नहीं है, स्टेट चेंज हो रही है, दोनों चीजों में फर्क है। तो पहले हमारे पास ए से बी तक सॉलिड था, तो बी से सी तक हमारे पास क्या होगा, स्टेट चेंज हो रही है, तो हमारे पास दोनों होगा सॉलिड प्लस लिक्विड। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री है। तो मतलब ऐसे चल रहा है, हमारे पास सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड से हम लोग सॉलिड में भी जा रहे हैं। तो एक ही बात में ये दोनों काम हो रहा है, किसपे, बी से सी पे। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं सी टू डी पे। तो देखो सी टू डी पे क्या हो रहा है, सी टू डी पे
हमारे पास है स्लोपिंग सेक्शन। स्लोपिंग सेक्शन में तुम्हारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां तक तुम्हारे पास देखो हम लोग 0 डिग्री से ऊपर आ गए हैं। 0 डिग्री हमारा मेल्टिंग पॉइंट था, अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चले गए हैं मजीद। तो हमारे पास वहां पर स्टेट क्या होनी चाहिए भाई? ऑब्वियसली किसी भी चीज के मेल्टिंग पॉइंट से तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पास स्टेट क्या होगी? लिक्विड। नेक्स्ट, अब मैं आ गया हूं डी टिल ई पे, डी टू ई पे। डी टू ई पे हमारे पास क्या हो रहा है? फ्लैट सेक्शन है, और फ्लैट सेक्शन पे हमारे पास, तुम्हें मैंने क्या बताया भाई? स्टेट चेंज हो रही होती है। 0 डिग्री पे हम टच कर रखे हैं, सॉरी 0 डिग्री पे मैंने 100 डिग्री पे हम टच कर गए बच्चों, 100 डिग्री टच कर गए। तो 100 डिग्री हमारा क्या है भाई? फ्लैट सेक्शन पे, फ्लैट सेक्शन पे तुम्हारे पास स्टेट चेंज हो रही होगी, ठीक है भाई? स्टेट चेंज हो रही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट क्या होगी? लिक्विड। और लिक्विड के साथ साथ हमारे पास गैसियस स्टेट भी होगी। अब हमारे पास ई टिल एफ बच्चों, ई टिल एफ पे हमारे पास क्या होगा भाई? हम लोग ई टिल एफ अगर देखो तुम लोग, solid states and gas. क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, क्या हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर चले गए हैं? तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट Yes. होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, गैसियस स्टेट होगी, ठीक भाई? तो ये बच्चों हमारे पास पूरा हीटिंग कर्व है, ठीक है? ये कॉपी कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी कर पे, ठीक है भाई? तो बता देना मुझे, बस मैं आगे भी चलता हूँ। इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। Yes, done. सर हो गया। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे चलता हूँ। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की है ना, वो बात की है हम लोगों ने प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, मतलब प्योर वाटर से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई भी हमने मिलावट नहीं की गई, कोई भी चीज नहीं डाली हुई। 100 डिग्री होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे पास जो प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हमारे पास 0 डिग्री होता है, सबको पता है। याद रखो, अगर मैं तुम्हारे पास ये बोलता हूँ कि भाई मैंने अब तुम्हें इम्प्योर वाटर दे दिया, ये प्योर वाटर का था बॉइलिंग पॉइंट, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई मैंने तुम्हें प्योर वाटर दे दिया, तो तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट पे और तुम्हारे मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये बात याद रखो। आप सुनो कौन से, याद रखो, जब भी तुम किसी भी चीज में, यहां पर तो मैंने वाटर की एग्जांपल ली है, अगर तुम किसी भी चीज में इम्प्योरिटी मिलाते हो, उसको इम्प्योर करते हो, तो तुम्हारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर वाटर का 100 डिग्री था, तो तुम्हारे पास हो सकता है कि वो 102 हो जाए, 104 हो जाए। तो बस ये याद रखो कि अगर तुम किसी भी चीज में इम्प्योरिटी मिलाओगे तो तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर तुम इम्प्योरिटी मिलाते हो किसी चीज में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम हो जाता है। तो वाटर का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री। अगर तुम इसके अंदर इम्प्योरिटी में, तो वो शायद -1, -3, -4 हो जाए, ठीक है भाई? डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कितनी मिला रहे हो तुम। ज्यादा इम्प्योरिटी अगर मिलाओगे तो उतना उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता रहेगा, ठीक है भाई? तो इसमें हम लोग एक नोट लिख लेते हैं बच्चों, बड़ा मेन नोट है, ये आपको याद रखना है कि इम्प्योरिटी की वजह से
तुम्हारे पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है एंड मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारे पास डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें लिख दो इम्प्योरिटी डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना तुम्हें पास पेपर का, उसके अंदर इससे रिलेटेड एक सवाल है। ठीक है भाई, तो ये नोट लिख लो। अब हम मजीद आगे चलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं पास पेपर के क्वेश्चन पे बच्चों। ये देखो भाई बच्चों, ये हमारे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ भाई। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है कि अ कंपाउंड एक्स इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास एक कोई कंपाउंड एक्स है, अननोन है, ठीक है, एक्स मींस अननोन, वो कलरलेस लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। बच्चों याद रखो, रूम टेम्परेचर जो होता है ना हमारा, वो होता है 25 डिग्री। ठीक है भाई। अ प्योर सैंपल Yes. ऑफ एक्स, अ प्योर सैंपल एक्स वाज स्लोली हीटेड फ्रॉम -5 डिग्री। वो ये कह रहा है कि हम लोग ने इसको कहाँ हीट करा, -5 डिग्री से हीट करा, विच इज बिलो मेल्टिंग पॉइंट। -5 डिग्री जो है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है। तो हमारे पास जो -5 डिग्री पे एक्स होगा ना, पता है वो किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, -5 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है ना बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स यहाँ पर -5 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। टू 90 डिग्री विच इज अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 90 डिग्री जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है। तो 90 डिग्री ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा गैसियस फॉर्म में। इट्स टेम्परेचर इज मेजर्ड एवरी मिनट एंड द रिजल्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं भाई आगे सवाल पे। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। अब इस ग्राफ को पहले मैं सॉल्व करके करने की कोशिश करते हैं बच्चों। -5 जो था बच्चों, क्या था हमारा, -5 जो था हमारा बिलो मेल्टिंग पॉइंट था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, सॉलिड होगा, ऐसा ही है भाई। तो हमारे पास बिलो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है, और हमारे पास ये कौन सा सेक्शन है, ये हमारे पास है स्लूपिंग सेक्शन। तो स्लूपिंग सेक्शन पे वैसे ही तुम्हारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर सॉलिड रहेगी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं B2C पे। B2C तुम्हारा क्या है, एक फ्लैट सेक्शन है। ठीक है भाई। Solid and liquid. तो हमारे पास ऑब्वियसली फ्लैट सेक्शन पे हमारे पास स्टेट चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बच्चों दोनों चीजें होंगी, सॉलिड भी होगा और उसी वक्त में तुम्हारे पास जो होगा वो लिक्विड भी होगा। मतलब सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है उस वक्त, और लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ अगर मैं सी और डी पे जाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तुम सबको पता है, लिक्विड हो जाएगा। डी और ई पे जाता हूँ तो लिक्विड और क्या होगा, हमारे पास गैस होगा। अच्छा इसको मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिक्विड गैस, बोथ लिक्विड एंड गैस। और ई टू एफ में तुम्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ गैस होगा। ये तो हम लोग ने ग्राफ इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, अब हम मजीद चलते हैं क्वेश्चंस पे। बच्चों अभी तक क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं हुए। ये देखो भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन द रीजन बीसी। ये देखो बच्चों मैंने इक्विलिब्रियम बनाया था क्या यहाँ पर। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो बच्चों, जैसे अगर तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है ना, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास एक फोर्स फोर्स का चैप्टर होता है, या मेरे सॉरी टॉर्क में तुम्हें पढ़ाया जाता है ना ये चीज,
इक्विलिब्रियम। तो उसमें पिवट होती है, दोनों साइड पे फोर्स बराबर होगी, सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जो होती है वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम होता है ना। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, सम बोल रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितनी देर में सॉलिड तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही देर में तुम्हारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट, वो ये कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन द रीजन बीसी। बीसी पे हम लोग ने देखा इक्विलिब्रियम किसके बीच में बना हुआ है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। इधर देखो तुम्हारे पास एग्जामिनर ने आंसर कैसे दिया हुआ है, एक्स अननोन तुम्हारे पास वो था सब्सटेंस, और एस का मतलब है, छोटे एस का मतलब है सॉलिड, और इसका इक्विलिब्रियम किसके बीच में बनेगा, एक्स एल। एल का मुराद है लिक्विड, ठीक है भाई, एक्स और एल, एल से मुराद है हमारा लिक्विड। अच्छा भाई, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। सर यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है? अच्छा देखो मैं बताता हूँ ना, अगर आपको सवाल याद हो बच्चों तो देखो सवाल में तुम्हारे पास लिखा हुआ था कि एक्स इज अ सॉरी कंपाउंड एक्स इज अ कलरलेस लिक्विड। कंपाउंड एक्स जो था अननोन था ना, ठीक है, यस। तो वही कंपाउंड का मैंने नाम लिख दिया। देखो एग्जामिनर के मुताबिक तुम्हें आंसर देना है। मैंने पहले भी जब तुम लोगों को वो कौन सा वाला क्वेश्चन करवा रहा था मैं, अरेंजमेंट वाला, तो तुम्हें मैंने जो बताया था कि एग्जामिनर हिंट जो देता है ना तुम्हें उसके मुताबिक आंसर लिखना होता है। तो देखो एग्जामिनर ने कैसे लिखा था, एक्स सॉलिड, तो मैंने भी अपना एक्स लिक्विड लिख दिया। अगर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिख के दे देता ना तो मैं वहां लिक्विड भी लिखता तो देता, ठीक है, एक्सेप्टेबल था वो। लेकिन अब यहाँ पर एग्जामिनर ने एक्स सॉलिड लिख के दिया हुआ है तो मुझे भी एक्स लिक्विड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हम लोग से हो गया भाई, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टी डिग्री? टी डिग्री है ना बच्चों आपका। अच्छा सिग्निफिकेंस का यहाँ पर मतलब क्या है ये समझो कि भाई हमारा जो टी डिग्री है, ये रहा टी डिग्री, इस पे क्या हो रहा है। तो देखो टी डिग्री पे तुम्हारे पास सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमारे पास टी डिग्री पे मेल्टिंग भी हो रही है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो लिक्विड है वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारे पास फ्रीजिंग भी हो रही है। सर क्या हमें दोनों आंसर लिखने हैं? नहीं, तुम्हें कोई भी एक आंसर लिख के आ जाना है, एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड एक्स इन द रीजन एफ? ई एफ में लिखते हैं भाई, ई एफ ये रहा भाई, ये देखो ई एफ में अगर तुम लोग गौर से देखो तो हमारे पास जो स्टेट है कंपाउंड की वो क्या है भाई, गैसियस फॉर्म में। तो तुम लोगों को यहाँ पर लिख देना है गैस, बस यहाँ पर ये लिख देना है गैस। ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द डिफरेंस डिवीजन बीसी? बीसी कहाँ है तुम्हारा, ये रहा, ये देख सकते हो तुम लोग ऊपर, बीसी जो है तुम्हारा, बीसी में वो ये कह रहा है कि डिफरेंस क्या था अगर मैं प्योर सॉरी इम्प्योर सैंपल ऑफ एक्स यूज कर लेता। इफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ एक्स हैड बीन यूज्ड, अभी हम लोग ने क्या यूज किया था, प्योर यूज किया था। अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इम्प्योर यूज कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि तुम्हारे बीसी पे क्या हो रहा है,
मेल्टिंग भी हो रही है, फ्रीजिंग भी हो रही है, ठीक है भाई। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई। इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैंने तुम्हें एक बात अभी बस हम लोग ने डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास मैं किसी भी चीज में इम्प्योरिटी डाल देता हूँ, और हम लोगों ने इसको क्या कंसिडर किया हुआ, मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर किया हुआ, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास वो ये कह रहा है कि भाई डिफरेंस क्या आएगा रीजन बीसी में। अब आपको इसका आंसर कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। आपको इसका आंसर देना अकॉर्डिंग टू दी लाइन, ये वाली लाइन के मुताबिक, बीसी की जो लाइन है ना उसके मुताबिक तुम्हें अपना आंसर देना है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिख देना है कि अगर मैं इम्प्योर सैंपल यूज करता तो मेरे पास क्या होता भाई कि जो लाइन ऑफ बीसी है ना वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास कम हो जाता, तो लाइन ऑफ बीसी क्या हो जाती, लोअर हो जाती, ऐसे हो जाती, नीचे हो जाती। ठीक है, ऐसे बनानी नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम इसमें क्या लिख दोगे कि लाइन ऑफ बीसी बी लोअर। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है बच्चों दोनों को। यस सर। चलो इसका भी Yes. स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, हम लोग अब चलते हैं कूलिंग कर्व पे बच्चों। कूलिंग कर्व की बच्चों मेरे पास पिक्चर है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कूलिंग कर्व हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ये देखो। अच्छा इसको छोड़ दो कि मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, ये रहा भाई। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास है कूलिंग कर्व ऑफ कैलो प्योर सब्सटेंस, ठीक है भाई। तो इसके अंदर तुम्हारे पास रीजन्स बन गए ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देखो सेम ये है हमारा किसके जैसा, हीटिंग कर्व का, बस इसको हम लोग ने इन्वर्ट कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है भाई। तो ये कूलिंग कर्व भी है बच्चों, आप लोगों को अपने पास बनाना है। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस हम फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़े। आई होप कूलिंग कर्व Yes. समझाने की तुम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि बस सेम है, हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया भाई। और बस ये अपने पास बना लो कि ए से बी में क्या हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, सी से डी में क्या हो रहा है, डी से ई में और ई से एफ में, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है एटम्स एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है भाई। अच्छा इसके अंदर
बच्चों हमारे पास जो है सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है एटम की। तो हम लोग एटम को डिस्कस करते हैं बच्चों। एटम होता क्या है? याद रखो बच्चों, एटम हमारे पास वो चीज होती है जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते केमिकल मीन के थ्रू। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन बाय केमिकल मीन। ठीक है भाई, केमिकल मीन का मतलब क्या है? किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो एटम की डेफिनेशन आई होप सबको पता है कि इट इज दी पार्टिकल ऑफ अ मैटर। जब याद है बच्चों, मैंने तुम लोगों को मैटर की डेफिनेशन करवाई थी, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि मैटर जो बना होता है ना, वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उस छोटे पार्टिकल का नाम एटम होता है बच्चों। ठीक है भाई, उसमें मैंने एक लाइन लिखवाई होगी तुम्हें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वो टाइनी पार्टिकल क्या है? एटम। अब हम एटम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ऑफ अ मैटर दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन बाय केमिकल मीन। अच्छा भाई, बच्चों मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। हाँ भाई, मैं बस पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दे दो, जब तक ये कॉपी करो। शॉर्ट बच्चों, दरअसल ऐसा होता है कि मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे से ना, तो बोल बोल के ना पूरे दिन गला खराब हो जाता है। अच्छा भाई, हम लोग ने क्या डिस्कस करा कि एटम क्या चीज होती है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट वी कैन नॉट ब्रेक डाउन बाय केमिकल मीन। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों एटम की एक और डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ कि और करके एक और डेफिनेशन लिख लो कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं ना बच्चों, अभी हम लोग जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ते रहेंगे तो आप लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, मेटल्स में। तो उन केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे होते हैं ना बच्चों, याद रखो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है, वो एटम का होता है। ठीक है भाई, एटम के अंदर बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जब भी तुम्हारे पास एक नया कंपाउंड बनता है, सारी चीजें बनती है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो हमारे पास डेफिनेशंस हो गई हैं एटम की। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मेरे पास एक डेफिनेशन आ रही है भाई एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? तो हमारे पास याद रखो, एलिमेंट वो चीज है जिसके
अंदर तुम्हें सिंगल टाइप सर आपकी ऑफ स्क्रीन एटम में मिले। स्क्रीन नजर नहीं आ रही भाई? क्या नाम है, नरमीन, ये आपको आ रही है? अब हाँ वो, अच्छा तुम डिस्कनेक्ट हो गए ना, नहीं जब सर, तुम्हें भी नहीं आ रही अभी तो नहीं आ रही। जी, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई। भाई? तुम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे होगे ना, जब भी तुम लोग के साथ ये इनका इशू हो रहा होगा। खैर, एलिमेंट क्या होता है भाई? कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ, मतलब अब सब करो, मेरे पास एक ब्लॉक है सोडियम का, ठीक है भाई? ये मेरे पास एक सोडियम का ब्लॉक है। सोडियम बच्चों ग्रुप 1 का मेटल है। बता दूंगा कि ग्रुप वगैरह क्या चीजें होती हैं। सोडियम का हमारे पास ये ब्लॉक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये सोडियम एलिमेंट है, तुम्हें दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए कि भाई इसके अंदर जितने भी एटम होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? सोडियम के होंगे। ठीक है भाई? Na सोडियम का सिंबल होता है बच्चों, ये देखो, Na। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। ये देखो ऐसे, तुम्हारे पास जितने भी सारे एटम्स होंगे ना, वो सोडियम के होंगे। अब ये एक एलिमेंट है, तो मैंने क्या बताया कि भाई इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। तो देखो इसमें सारे एटम सेम है क्या भाई? सारे एटम तुम्हारे पास किसके हैं? सोडियम के ही हैं। अब अगर मैं इसके अंदर कोई और सा एटम ला के डाल देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा बन जाएगा कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड जो बनता है वो डिफरेंट एटम्स का। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जो एलिमेंट है हमारा, वो क्या होता है? सेम एटम से बनता है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन आ गई है भाई। इसके साथ साथ हम अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है भाई बच्चों, जैसे कि सोडियम की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास होता है सोडियम, Na इसका सिंबल है। इसके ऊपर जब भी तुम सोडियम दिखोगे ना पीरियोडिक टेबल में बच्चों, तुम्हें दो नंबर दिखेंगे सोडियम पे, एक 23, एक 17। बच्चों 7 जो है ना, है एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है? ठीक है भाई? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन नंबर। के सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? इसको मैं पी से डिनोट करूँ। जो 23 है तुम्हारे पास, बच्चों ये होता है तुम्हारा मास नंबर बोल लो इसको, या तुम लोग बोल लो न्यूक्लियन नंबर। ठीक है भाई? और ये किससे मिलके बना हुआ होता है? वन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर एक ही बात है। ये किससे मिलके बना होता है बच्चों?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक बात याद रखो बच्चों कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर पीरियोडिक टेबल पढ़ना कैसे। एक आसान ट्रिक बता देता हूँ कि जो तुम्हारे पास लार्जर नंबर होगा ना, वो तुम्हारे पास प्रोटॉन सॉरी न्यूक्लियन नंबर होगा, और जो तुम्हारे पास स्मॉलर नंबर होगा वो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर होगा। तो ऐसे याद रखो, ठीक है भाई। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो तुम्हारा क्या कहलाता है भाई, एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसके साथ साथ बच्चों सोडियम यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में है। क्या सोडियम पे कोई चार्ज है यहाँ पर? नहीं। मतलब यहाँ पर जो सोडियम है वो न्यूट्रल है। याद रखना, कोई भी एलिमेंट होगा उस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसके साथ साथ जब भी तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में होता है तो याद रखो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है। देखो अब सोडियम है, एटॉमिक स्टेट में है, ठीक है भाई। सोडियम तुम्हारा एटॉमिक स्टेट में है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके प्रोटॉन कितने हैं, 17। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी किसके बराबर होंगे, तुम्हारे प्रोटॉन नंबर के ही बराबर होंगे। तो एक बात लिख लो इसमें कि इन एन एटम, एटम से मुराद क्या है बच्चों, कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे सोडियम है ना, यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस और नेगेटिव का, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई चार्ज नहीं है इस पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो भाई इनका मतलब क्या है। मास नंबर का मतलब है कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है भाई। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हमारे जो प्रोटॉन, जैसे कि हमारे पास बच्चों एक एटम के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस, दूसरी हमारे पास जो चीज होती है उसका नाम होता है शेल्स, ठीक है भाई। तो हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, याद रखना वो कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं आपके शेल्स के अंदर, ठीक है भाई। तो याद रख लो कि इसमें मैं एक चीज दे रहा हूँ कि प्रोटॉन्स, इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स के आगे लिख दो, ये रहा इलेक्ट्रॉन पे एरो डाल के लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, दे आर ऑल्सो इन न्यूक्लियस, ऑल्सो फाउंड
इन न्यूक्लियस। ठीक है भाई। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी बताओ। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Yes. हमारे पास एक टेबल है, बड़ा मेन टेबल है, वो मैं बना देता हूँ, वो आप लोग भी बनाएंगे। बड़ा मेन टेबल है भाई, ये याद होना चाहिए। छोटा सा है लेकिन बड़ा मेन टेबल है। तो इसमें हमारे पास चार चीजें हैं बच्चों। एक तो पार्टिकल, और फिर हमारे पास चार्ज, फिर हमारे पास मास, और फिर हमारे पास लोकेशन। बच्चों, तुम्हें पता है कि हमारे एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाई? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो पॉजिटिव, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, वो कौन सा चार्ज होता है? वो होता है पॉजिटिव। अगर तुम पॉजिटिव लिखोगे सिर्फ, तो ये बात गलत है। एग्जामिनर पता है वहां पर क्या सवाल करता है कि भाई बताओ पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव 1 या पॉजिटिव 2। तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव 1 होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1। नेगेटिव लिखोगे गलत हो जाएगा, पूरा बताना है -1। और न्यूट्रॉन पे 0 या नो चार्ज या न्यूट्रल। न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूट्रल भी होता है। ठीक है भाई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मास की, तो हमारे जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1 होता है। 1 AMU। याद रखना कि हमारे पास जितनी भी छोटी चीज है ना, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इनको जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो उनका यूनिट क्या होगा? AMU। जैसे हम लोग अपना मास कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओ सॉरी, कौन से यूनिट में कैलकुलेट करते हैं? केजी में। ऐसे ही तुम्हारे पास इनको तो हम केजी में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा इनका मास है। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के मास की, तो तुम क्या करोगे भाई कि जो प्रोटॉन का मास है ना वो कितना है? 1। प्रोटॉन के मास को तुम डिवाइड कर दोगे कितने टाइम्स? 1840 टाइम्स। प्रोटॉन का मास 1 है, तो इसको 1840 टाइम्स अगर तुम डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का मास बनता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के बराबर होता है 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मैं आगे बढ़ता हूँ। लोकेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की लोकेशन कहाँ होती है भाई? इनसाइड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन की आउटसाइड न्यूक्लियस या शेल्स के अंदर। इसके साथ साथ जो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन की लोकेशन होती है वो भी इनसाइड दी न्यूक्लियस ही होती है। ठीक है भाई बच्चों। बच्चों, आई होप इट्स ऑल क्लियर। आज की हमारी क्लास यहीं पर है, यहीं तक है भाई। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।